नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक। कक्षा 10 भूगोल के चैप्टर चल रहे हैं सामाजिक विज्ञान के अंदर, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जल संसाधन। जल संसाधन के बारे में हम पिछली वीडियो में इसकी भूमिका पढ़ चुके हैं, जल की महत्ता को समझ चुके हैं और जल ही जीवन है ये भी हम बता चुके हैं। अब इसकी जो दूसरा टॉपिक आया है उसका नाम है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का मतलब क्या होता है? बहु में होता है बहुत सारे, उद्देश्य में लक्ष्य, नदी में नदियों के द्वारा, परियोजनाएं में जो एक योजनाएं बनाई गई हैं, और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। कहते हैं बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदी घाटी जो परियोजना बनाई गई उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि नदी ही एक ऐसी, नदी के ऊपर ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं जो बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा कर सकती हैं। चलिए, क्या कहते हैं, जल संरक्षण और प्रबंधन करने की प्रक्रिया क्या है, यानी जल का रखरखाव, उसको ठीक तरीके से रखने की क्या प्रक्रिया हो सकती है, ये क्वेश्चन आया है। पुरातात्विक अन्वेषणों, वैज्ञानिकों, ऐतिहासिक आलेखों से हमारे देश में प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थर के बांध, आपने देखा होगा जब सिंचाई किया करते थे बच्चों तो पत्थर के बांधों का प्रयोग किया जाता था। जलाशय मतलब तालाबों का, झीलों का, तटबंध मतलब जहाँ पर नदियाँ होती थी उनके बराबर में बांध लगा दिया जाता था। नहरों के निर्माण की प्रवृत्ति सामने आई, यानी ये चीज़ें सारी निकल कर आई कि इन चीज़ों के माध्यम से सिंचाई का कार्य किया जाता था। भाई, जहाँ पर नदी होती थी वहाँ पत्थर लगाकर पानी को अपने खेतों की तरफ लाया जाता था। जलाशयों में इकट्ठा किया जाता था, बरसात का पानी होता था, झीलों में इकट्ठा हो जाता था, और नहरों के निर्माण में भी इसका प्रयोग, निर्माण से भी इस कार्य को किया जाता था। यह परंपरा आधुनिक भारत में भी यथावत संचालित रही, यानी कहते हैं इस समय भी भारत के अंदर आधुनिक तरीके, अगर बात करें भारत के अंदर भी ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही। आधुनिक भारत में अधिकांश नदियों के बेसिकों में बांधों का निर्माण किया गया, यानी जो नदियां थी उनके ऊपर ज़्यादातर क्या किया गया, वहाँ पर बांध बनाए गए। बांध मतलब होते हैं जहाँ पर पानी को रोका जाता है, और उस पानी को रोकने के पश्चात अभी क्वेश्चन आएगा कि बांध क्या है, बांध क्या है। अभी मैंने कहा बांध के बारे में बात आ रही है तो क्या है वो क्वेश्चन ही आ गया। और यह जल संरक्षण तथा प्रबंधन से कैसे सहायक है, ये क्वेश्चन दूसरा है कि एक तो बांध क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, और यह जल संरक्षण तथा प्रबंधन में कैसे सहायक है। कहते हैं परंपरागत बांधों के माध्यम से नदियों तथा वर्षा के जलों को संग्रहित कर खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाता है। यानी बांध वह चीज होती है, वह स्थान होता है कि जहाँ पर पानी को क्या किया जाता है, रोका जाता है, और रोकने के पश्चात उस पानी को अपने माध्यम से सिंचाई के कार्य के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, आदि के कार्य के लिए उसे किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। कहते हैं वर्तमान समय में बांधों का निर्माण केवल सिंचाई के लिए नहीं, मैंने क्या, केवल सिंचाई के लिए नहीं, पहले किया जाता था, बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। और भी उद्देश्य हैं, जैसे विद्युत उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण। जब बांध बन जाता है बच्चों तो पानी को रोक लिया जाता है, तो आगे जो निचले इलाके होते हैं उन इलाकों में पानी नहीं जा पाता, जिससे वहाँ पर बाढ़ नहीं आती है। नौकायन के लिए भी होता है, नाव वगैरह आदि चलाने के लिए भी पानी की व्यवस्था होती है, वहाँ पर नौकायन भी किया जाती है। मत्स्य पालन भी होती है, मछली पालन का कार्य भी किया जाता है, इत्यादि के लिए भी किया जाता है। यानी कितने उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, बहुत। देखिए, बांधों का प्रयोग, बांधों का इसलिए तो नाम दिया बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, कि भाई इनसे केवल एक ही काम नहीं किया जाता, सिंचाई की जा रही हो, सिंचाई भी की जाती है, विद्युत जल आपूर्ति का भी काम होता है, बाढ़ नियंत्रण पर भी काम होता है, नौकायन पर भी काम किया जाता है, और मछली पालन आदि पर भी काम किया जाता है। कहते हैं प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ क्या है। देखिए, पहली शताब्दी ईसा पूर्व इलाहाबाद के निकट, कहते हैं श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संग्रहित करने के लिए जल संग्रह तंत्र स्थापित किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य समय बृहद स्तर पर बांध, झील, सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य का समय चल रहा था, मौर्य काल था, उस समय ये काम बहुत तीव्र स्तर पर किया गया था, बहुत ज़्यादा उस समय किया गया था। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, कलिंग ओडिशा, बेनूर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र इत्यादि में उत्कृष्ट सिंचाई व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। आज भी ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ये बहुत सारे ऐसे बांध हैं जिनको देखने को मिलते हैं। भोपाल झील एक बृहद कृत्रिम झील है, यह 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। कभी कभी भोपाल की झील के बारे में नाम आ जाए, कब इसका निर्माण हुआ बच्चों, तो ये कब हुआ इसका निर्माण, 11वीं शताब्दी में।
अलाउद्दीन खिलजी 11वीं शताब्दी ने जल आपूर्ति के लिए हेज खास बनवाया था। उन्होंने एक ऐसा स्थान बनवाया था जहां पर पानी को इकट्ठा किया जा सके और जल को सही तरीके से उसका प्रयोग किया जा सके। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसी में ही, इसी कारण ऐसे बांधों का बहुउद्देश्य परियोजना कहा जाता है। किन कारणों से? ये जो विद्युत उत्पादन आपूर्ति की बात करी, बाढ़ नियंत्रण की बात करी, सारी जो बातें करी, इसके लिए इसे क्या कहा जाता है? बहुउद्देश्य परियोजना कहा जाता है इन बांधों को। यहाँ एकत्रित जल के अनेक उपयोगों को समन्वित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर सतजल व्यास बेसिन में भांगड़ा नदी परियोजना के माध्यम से जल विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई दोनों कार्य संपादित किए जाते हैं। बेसिन मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पानी के अंदर से प्राप्त की जाती हैं, उसके लिए भी, और जल विद्युत आपूर्ति के लिए भी, और सिंचाई कार्य के लिए। कहते हैं जल विद्युत और सिंचाई के दोनों कार्य के लिए भांगड़ा नागल परियोजना पर काम किया जाता है। महानदी बेसिन में जो महानदी है, ये तो सतलुज नदी की बात करें, सतजल व्यास नदी है, उसके ऊपर भांगड़ा नागल बना हुआ है, जो बांध बना हुआ है। अब महानदी जो उस पर क्या बना हुआ है, उस पर हीराकुंड बांध परियोजना का नाम है, जिसमें बाढ़ नियंत्रण में काम किया जाता है, जल संरक्षण में काम किया जाता है, विद्युत उत्पादन की क्रिया को समन्वय किया जाता है। कहते हैं महानदी पर जो बांध बना हुआ है उसका नाम है हीराकुंड, और जो सतजुल पे है वो नदी है, उसका नाम है भांगड़ा नागल, यानी वहाँ पर नागल बांध बना हुआ है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ। हीराकुंड का फोटो देख सकते हो, इस तरीके से साफ नहीं आ रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, बांध प्रवाहमान जल की दिशा परिवर्तित बहाव को नियंत्रण करने अथवा उसे रोकने के लिए बनाए जाते हैं। बांध क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर रोकने का प्रयोग होता है, नियंत्रण करने का काम करते हैं। बांधों की सहायता से जलाशय, झील अथवा जल भरण नियमित होते हैं, यानी तालाब में पानी आता है, झीलों में पानी आता है, और जलों को भी इकट्ठा करने का काम किया जाता है। बांध का संबंध जलाशय से है, उसके ढांचे से नहीं है। बांधों में जल ढाल युक्त हिस्सा होता है जिसके माध्यम से जल के प्रवाह को नियंत्रण किया जाता है। बांधों का वर्गीकरण उसकी संरचना तथा सिंचाई ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर उसे उपवर्गों में बांटा जाता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को निम्न, मध्यम तथा उच्च वर्गीकृत किए जाते हैं, यानी किस प्रकार से ऊंचे के अनुसार भी बांटा जाता है। बांधों के मुख्य निम्नता के कारण भी बांधा जाता है, मध्यम, उच्च, वर्ग, निम्न के आधार पर भी इसे बांटा जाता है। देखिए बच्चों, अब क्या कहते हैं, इसमें क्या जाता है, आज़ादी के बाद कई समन्वित जल संग्रह प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देश्य परियोजनाओं के माध्यम से देश ने विकास किया। ऐसी बहुत सारे उद्देश्य परियोजनाएं बनाई जिसके माध्यम देश ने बहुत विकास किया, समृद्ध का रास्ता तय किया। इस परियोजनाओं के माध्यम से उपनिवेशिक कालीन बांधों को समाप्त किया गया, यानी जब अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो बांध थे उनको समाप्त किया गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री, आप सभी जानते हो देश के प्रधानमंत्री कौन हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने बांध परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। बांध परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। उनका मानना था कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं के कारण नगर क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, कृषि, उद्योग धंधे समृद्ध विकास करने में सक्षम होंगे तथा देश समृद्धि के रास्ते तय करेगा। आप सभी से मैंने क्या बताया, जैसे ही चैप्टर को, इसी वीडियो को मैंने प्रारंभ किया, इसका नाम ही बहुउद्देश्य परियोजना है क्योंकि इसमें बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। इसलिए कहते हैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री, इसका नाम क्या का, मंदिर, क्योंकि मंदिर में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है बच्चों, कहते हैं दामोदर घाटी क्षेत्र में गाए जाने वाले प्रसिद्ध भादु गीत जो बंगला का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी की बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं को सामने लाता है। वहाँ पे कहते हैं कि जो आपका दामोदर नदी थी उसके माध्यम से वहाँ बंगला क्षेत्र के अंदर क्या हुआ, बंगाल के अंदर क्या हुआ, एक बाढ़ आई जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारे लोगों की नुकसान हुआ। उन्होंने एक इस तरीके का गीत गाने का प्रयास किया, हमने आषाढ़ में फसलें बोई, हम भाद्र में भादू लगाएंगे, बाढ़ में दामोदर फैल गई, नावें इसमें नहीं चलेंगी, जो नाव है वो नहीं चलेंगी, अहो दामोदर हम आपके चरणों में। दामोदर कौन है, नदी है। बाढ़ का कहर कुछ काम कम करो, भादो 1 साल बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चलने दो। कहते हैं कि जो भादो का महीना है वो क्या 1 साल बाद लौटेगा, इसलिए आप हमें अपनी सतह पर नाव चलाने
दो। वो पूरी प्रार्थना कर रहे हैं, इस तरीके से इसमें बात कही जा रही है। भादु गीत के ऊपर जो बात कही है, इसका वहाँ दूसरा नाम बंगला का शोक भी कहते हैं, बंगाल का शोक भी कहते हैं। कहते हैं बच्चों, विगत दशकों में बहुउद्देशीय परियोजना तथा बृहद बांधों को लेकर विरोध के कई स्वर सामने भी आए। देखिए, जब भी कोई अच्छा काम होता है उसका विरोध भी होता है, जिसने इन परियोजनाओं के पुनर्निरीक्षण की मांग तेज कर दी थी। नदियों का बांध निर्माण साथ जल प्रवाह को नियंत्रण करने से नदी के प्रकृति प्रभाव पर असर होता है। प्रभाव पर क्या होता है? असर होता है, जिसके तलछल का बहाव रुक जाता है। इससे नदी का तल धीरे धीरे चट्टानी होने लगते हैं। इसका असर नदियों के जीव आवासन पर पड़ता है, यानी जहाँ पर कहते हैं जो नदियों के जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ आवास करते हैं, वहाँ पर उसका बहुत असर पड़ता है। भोजन की कमी के कारण नदियों में रहने वाले जलीय जीवों का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। जो नदी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनके लिए भी जीवन खतरे में आ जाता है। बांध नदियों को विभाजित कर देता है, जिससे जलीय जीवों का प्रजनन तथा अंडों का स्थानांतरण रुक जाता है। यहाँ जलीय जीव जो होते हैं वो अपना स्थानांतरण के कारण क्या होता है, उनके जो अंडे होते हैं वो कार्य रुक जाता है। बाढ़ मैदान में बनाए गए जलाशयों को वहाँ प्राप्त होने वाली वनस्पति तथा मिट्टी डूब जाती है और उनका अपघटन तीव्रता के साथ होता है, यानी क्या होता है, वो जल्दी वहाँ से समाप्त होने लग जाते हैं। इस प्रकार से सारे कार्य इसमें किए जाते हैं। अब एक नर्मदा बचाओ आंदोलन के व्यापक एक कार्य आपने पीछे भी वीडियो में सुना था, उसके बारे में भी बताया गया था कि ठीक है बच्चों, एक नर्मदा बचाओ आंदोलन के व्यापक रूप से किसानों, जनजातीय समुदाय, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा पर्यावरणविदों को लामबंद किया गया था, यानी उन लोगों को इकट्ठा किया गया जिससे गुजरात में नर्मदा नदी को बह रही थी सरदार सरोवर बांध परियोजना का विरोध किया था। यह आंदोलन बाढ़ के कारण नदी में डूबे क्षेत्र को पड़ने वाले लोग की समस्या से प्रेरित था। यह पर्यावरणीय तथा मानवाधिकार से जुड़े मुद्दा था। इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को संपूर्ण पुनर्वास सुविधा की मांग से भी जुड़ा था। कई सारे उद्देश्यों से ये बांध के बारे में इसमें विरोध किया गया था। लोगों ने विस्थापन का दस क्या है स्वीकार किया था, जो दंश है वो स्वीकार किया था। भाई जब लोगों के वहाँ पर बांध बनाया गया नर्मदा के ऊपर, तो वहाँ पे जो रह रहे थे लोग उन्हें वहाँ से हटाया गया, उनके लिए आवास की व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि वह बांध से खेती की सिंचाई के लाभ को समझ रहे थे। उन्होंने रिहंद के विस्थापित ने बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए त्याग के स्वरूप में स्वीकार किया। रिहंद बांध भी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है बच्चों। 30 वर्षों के बाद उनकी आजीविका खतरे में है और उन्हें भविष्य अंधकार में नजर आता है। इस प्रकार से वहाँ के लोगों ने अपनी सारी बातें रखी, अपनी समस्याएं रखी कि भाई अगर ये बांध बनता है तो हमारे यहाँ समस्या पैदा हो जाएगी। और अब वो लोगों से पूछते हैं कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया है। अब वो देश से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी के लिए क्यों चुना गया। अब कहते हैं बच्चों, इसमें बहुउद्देशीय परियोजना तथा बृहद बांधों ने नई सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन इसके उदाहरण हैं। टिहरी मतलब उत्तराखंड में बच्चों, वहाँ पर ये बांध बनाया गया। इस प्रकार की परियोजनाओं का विरोध स्थानीय जनजातियों द्वारा किया जा रहा था। ठीक है बच्चों, इसमें क्या कहते हैं, विरोध स्थानीय जनजातीय समुदाय द्वारा किया जा रहा था, जिसका कारण उनके विस्थापन तथा पर संपत्ति के विनष्ट होने की प्रक्रिया थी। कहते हैं ये जो प्रक्रिया, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था क्योंकि उन्हें ये डर था कि जो हमारी संपत्ति है, जो हमारा स्थान है, जहाँ पर हम रहते हैं, वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसमें इनका विरोध किया जा रहा था। अब क्या कहते हैं, इसमें ऐसी परियोजनाओं के निर्माण, ये परियोजना के कारण स्थानीय लोगों की अपनी भूमि, रोजगार तथा संसाधनों को खोना पड़ता है। भाई जब ये कोई कार्य होगा, बांध बनेंगे, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को समस्या आ सकती है, जिससे उन्हें वृहद लगाव होता था। अब भाई जो आदमी जहाँ रहता है वहाँ उन चीज़ों से उन्हें लगाव हो जाता है। देश की बेहतर के लिए इन समुदायों को अपने नियंत्रण के हर संसाधन को छोड़कर नई जगह पर फिर से शुरुआत करनी होती है। ऐसी परियोजना यदि स्थानीय समुदाय के लाभ नहीं पहुंचा रही हो तो उसका लाभ किसी मिल रहा है? क्या इसका लाभ बड़े किसानों को, भूमिपतियों को, जमींदारों को, उद्योगपतियों को मिल रहा है? गांव के भूमिहीन किसानों को क्या इन परियोजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है? ये सभी क्वेश्चनिंग की गई है। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जल गहनता युक्त फसलों को विशेषकर वाणिज्यिक फसलों की ओर, वाणिज्यिक फसलें होती हैं जिससे आर्थिक लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है, आकर्षित हो रहे हैं। यहाँ मृदा
के लवणीकरण की प्रति उत्तरदायी हैं, यानी मृदा के अंदर जो ताकतवर चीज़ें होती हैं वो उत्तरदायी हैं, तथा इसमें गंभीर पारिस्थितिकीय दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। इसने अमीर भूमि स्वामी तथा गरीब भूमिहीनों के बीच का सामाजिक आर्थिक दूरी को बढ़ावा भी दिया है। इस प्रकार से ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार से इसमें जो सारी बातें कही जा रही हैं, सारी नदियों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, कहाँ पर कौन कौन से बांध बनाए गए, वो सारी बातें इसमें कही गई हैं। देखिए इसमें सारे बांध इसमें बनाए जा रहे हैं। ये सारे चित्र के माध्यम से, भारत के नक्शे के माध्यम से नदी और बांधों का इसमें चित्र वर्णन किया गया। कौन सी नदी, सतलुज नदी, व्यास नदी, भांगड़ा, टिहरी बांध, ठीक है, सारे बांधों का निर्माण इस डायग्राम में, इस चित्र में, मानचित्र में दिया गया है। इस प्रकार का मानचित्र पेपर में भी आता है। पेपर मतलब जब आपको वो बाद में जो 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 क्वेश्चन जो आपको खंड ख में करने होते हैं, 5 खंड क में करने होते हैं। जो खंड ख है उसमें आपका ये मानचित्र का कार्य दिया जाता है, भूगोल से जुड़ा हुआ। इसलिए ये वाला जो मानचित्र ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।